नमस्कार। सेहत एक नियामत कार्यक्रम में पिछले शुक्रवार हम लोगों ने मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में बातचीत की थी। आज आप और हम चर्चा करेंगे बरसात के मौसम में होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में। जब कभी भी तेज बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीवर लाइन और नालियाँ चौक हो जाती हैं और गंदा पानी सड़कों पर आकर हमारे घरों के आसपास जमा हो जाता है। जब कभी भी ये जल भराव हमारे पीने के पानी के पाइप्स के आसपास या हैंडपंप जिससे हम पानी पीते हैं उसके प्लेटफॉर्म के आसपास जमा हो जाता है और उसका पाइप में अगर कोई लीकेज है तो ये गंदा पानी हमारे पीने के पानी को दूषित कर देता है और वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसी तरह बरसात के मौसम में गर्मी और उमस के मारे वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस पैदा हो जाते हैं और इनकी वजह से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कच्चे खाद्य पदार्थ तो खराब होते ही हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं बरसात में। जैसे मीट है, मछली है, मांस है, दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, छेना है, पनीर है, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। परंतु जो खाना हम अपनी रसोई में बनाते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। यहाँ तक कि फल और सब्जियों पे भी आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद रंग का फंगस जमा हो जाता है और उसको अगर साफ़ करके हम नहीं खाएंगे तो उससे भी बीमारी की संभावनाएं रहती हैं। इसी तरह से पानी बहुत बरस रहा है, आसपास गंदगी हो रही है तो मक्खियों की आबादी भी बढ़ जाती है और मक्खियाँ पहले गंदगी में बैठती हैं और फिर अगर हमारी रसोई में या हमारे घर में कोई खाना खुला रखा हुआ है तो उस पर बैठती हैं, उस खाने को संक्रमित कर देती हैं। अब जाने अनजाने में अगर किसी व्यक्ति द्वारा ये दूषित जल पी लिया जाए या ये संक्रमित खाद्य पदार्थ उसने खा लिया तो उस व्यक्ति में बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। बरसात में होने वाली बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा। एक एक करके हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइफाइड बुखार की, जिसको आप और हम मियादी बुखार भी कहते हैं। हर बुखार का एक स्वभाव होता है, जैसे मैंने डेंगू और चिकनगुनिया में बताया था, उसी तरह टाइफाइड बुखार या मियादी बुखार का भी अपना एक स्वभाव होता है। चढ़ता है तेजी के साथ। जब आप बुखार उतारने की गोली पैरासीटामोल आदि दे देते हैं तो ये कम होता है पर पूरी तरह नहीं उतरता है। फिर चढ़ेगा, फिर आप दवा देंगे, कम हो जाएगा पर उतरेगा नहीं। कहने का मतलब 24 घंटे रोगी को कम या ज़्यादा बुखार बना ही रहेगा। ये इसका विशेष लक्षण है, इसका अपना स्वभाव है। इसके अलावा किसी की ज़्यादातर रोगियों को कब्जियत की शिकायत रहती है। कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन अब पैखाना ही नहीं हो रहा है, मरीज को भूख नहीं लग रही है, तो इस तरह। और पेट पर गुलाबी रंग के मोती जैसे दाने हो जा रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद में इस बुखार को मोती जरा भी कहते हैं। तो इस तरह के लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क स्थापित करिए। ये और बुखार, वायरल बुखार या डेंगू और चिकनगुनिया की तरह नहीं है। ये अपने आप ठीक होने वाला बुखार नहीं है कि 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाकर टाइफाइड में दी जाने वाली दवाई का पूरा 7 से 10 दिन का कोर्स लेना ही होगा। आधी अधूरी दवाइयाँ 3 दिन 4 दिन ले ली, बुखार कम हो गया, आप सोच रहे हैं आप ठीक हो गए, आप ठीक नहीं हुए। ये रोगाणु आपके अंदर है और आपको फिर कभी भी दोबारा टाइफाइड हो सकता है और जब होगा तो इससे भी ज़्यादा खराब हो लक्षण आएंगे। तो ध्यान रखना है, और इसलिए भी ध्यान रखना है कि इसके रोगाणु आपकी आंतों में पनपते हैं और आंतों में छोटे छोटे घाव अल्सर कर देते हैं और उनमें छेद, कभी कभी छेद भी हो जाते हैं आंतों में, और वो बहुत गंभीर स्थिति है और उसमें मरीज की जान की भी जोखिम होती है। इसलिए समय रहते हुए मियादी बुखार का इलाज कराना और पूरा इलाज लेना बहुत आवश्यक है। अब दूसरे हम बीमारी की बात करें तो पीलिया की बात करेंगे। बहुत कॉमन है, आपने बहुत हर साल बरसात के मौसम में मरीज इसके देखने को मिलते हैं। तो पीलिया कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। पीलिया लिवर पर आने वाली सूजन का एक लक्षण है। लिवर पे सूजन बहुत कारण से आती है, उसमें वायरल इन्फेक्शन एक कारण है जो कि दूषित जल या संक्रमित खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। जब लिवर में सूजन आती है तो सबसे पहला लक्षण पीलिया नहीं होता। सबसे पहला लक्षण होता है कि मरीज को एकदम भूख लगना ही बंद हो जाता है, वो खाने की तरफ देखता ही नहीं है, खाने की बात सुनेगा या देखेगा तो उसको उबकाई आने लगेगी और किसी किसी मरीज को उल्टियाँ भी होने लगती हैं। तीसरे चौथे दिन उस मरीज को अगर आप देखेंगे तो उसके हथेली और तलवे आपको पीले लगेंगे, उसके जो गालों पर भी पीलापन होगा, आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है वो भी पीला हो जाएगा
और अगर आप उससे पूछेंगे तो उसको पेशाब भी गहरे पीले रंग का आने की शिकायत वो बताएगा। साथ ही साथ इन्फेक्शन जो लिवर पे सूजन होती है उसमें पैखाना हरे रंग का होने लगता है। कई और इन्फेक्शन से जो लिवर की सूजन होती है उसमें पैखाना सफ़ेद होता है, पर इसमें पैखाना हरे रंग का होता है। अब रोगी को पीलिया हो गया तो क्या किया जाता है? झाड़ने फूकने की भी रिवाज है गाँवों में कि साहब इसको झड़वा लो, पीलिया ठीक हो जाएगा। इसकी कोई भूमिका नहीं है। पीलिया में झाड़ फूंक की भी कोई भूमिका नहीं है और पीलिया में बहुत दवाइयों की भी भूमिका नहीं है। परंतु फिर भी आपको चिकित्सक के पास जाना है। क्यों जाना है? ये देखने के लिए कि जो पीलिया आपको हुआ है कहीं इतना ज़्यादा तो नहीं है कि वो दिमाग पे असर न कर जाए। जांच से ये पता लगता है, क्योंकि जितने आप हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं या कोई दवाई खाते हैं तो जो टॉक्सिन्स बनते हैं 3 जगह से निकलते हैं, या तो पैखाने से निकलेंगे या लिवर के माध्यम से निकलेंगे और या किडनी से पेशाब के माध्यम से निकलेंगे। अब लिवर पे सूजन आ गई, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं शरीर में तो वो दिमाग पे असर करते हैं, बेहोशी आने लगती है। तो उन सब से बचने के लिए चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। चिकित्सक भी आपको बहुत दवाइयाँ नहीं देगा, इसमें दवा की कोई भूमिका है ही नहीं, क्योंकि जितनी दवा आप खाएंगे वो लिवर से ही पास होगी और लिवर पे और लोड बढ़ाएगी। हमें क्या करना है? लिवर को आराम देना है जिससे जल्दी ठीक हो जाए। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, अगर आप दवाइयाँ ज़्यादा खाएंगे तो आपको ठीक होने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह पे मत जाइए, वो आपको बहुत सारी दवाई दे देंगे और ये एक है लोगों के मन में कि लिव 52 दे दो, बी कॉम्प्लेक्स दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, सूजन है ठीक हो जाएगी। इन सब की नहीं ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत किस बात की है कि लिवर को रेस्ट देना है। कैसे देना है? आराम करिए, सबसे पहले लेटे रहिए बिस्तर पे, उठिए चलिए फिर मत, जितना रेस्ट करेंगे लिवर जल्दी ठीक होगा। नंबर 2, खाने में घी तेल चिकनाई एकदम कम कर दीजिए। लिवर पे हमको लोड कम करना है। और लिवर किससे सबसे जल्दी ठीक होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? रोटी है, चावल है, आपके जितने मीठे फल हैं, आप केला खाइए, पपीता खाइए। और ग्लूकॉन डी और ग्लूकॉन सी के जो डब्बे आते हैं हमारे बाज़ार में, उसमें से 100-200 ग्राम का डब्बा रोज़ 200 ग्राम ग्लूकोज पीना है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो चाहे पानी में मिला के पीजिए, चाहे मौसमी संतरा ला के उसका रस घर में निकाल के, बाहर से नहीं, घर में निकाल के और उसमें ग्लूकोज मिला के पीजिए। पर 200 ग्राम ग्लूकोज का डब्बा रोज़ ख़त्म करिए। केले खाइए, पपीता खाइए, सेब काट के खाइए साफ़ करके, क्योंकि इन पे भी फंगस लगने की संभावना रहती है। बिना मलाई के दूध का दही खा सकते हैं, बिना मलाई के दूध की छाछ खा सकते हैं, बिना मलाई के दूध का पनीर खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। घी तेल का प्रयोग कम करिए और विशेष ध्यान दीजिए कि गन्ने का रस मत पीजिए। मीठा खाने को कहा है तो आप गन्ने का रस लोग बहुत पीते हैं पीलिया में। बाहर घर में आप निकाल नहीं पाएंगे, बाहर से पीना नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं पता वो किस तरह से सफाई से निकालेंगे कि नहीं, पानी तो नहीं मिला देंगे। तो गन्ने के रस की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही अपने खाने पर पीने का ध्यान रखिए और रेस्ट करिए। 7 से 8 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत कॉमन बीमारी है बरसात के मौसम की, आप लोग सब जानते हैं, उसको आप फूड पॉइजनिंग कहते हैं, हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। होता क्या उसमें? या तो खाली डायरिया होगा या तो डायरिया वॉमिटिंग, दोनों होगी। अगर खाली डायरिया है तो ज़्यादातर वायरल डायरिया होता है। आप आराम करिए और खिचड़ी, दही, केला, छाछ ये खाने में लीजिए। 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर ठीक नहीं हो रहा है और साथ में उल्टियाँ भी होने लगी तो पानी की कमी के लक्षण आ जाएंगे, तो आप तुरंत चिकित्सक के पास जाइए और जो वो दवाई आपको देते हैं वो दवाई का सेवन करिए। ORS का घोल पीजिए, नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, पानी की कमी नहीं होने दीजिए। आप लोगों ने हेजा या कॉलेरा का भी नाम सुना होगा। आजकल बहुत कम सुनाई देता है और बहुत कम ये रोगी देखे जा रहे हैं, परंतु फिर भी कभी कभी कॉलेरा भी होता है और एक ही मरीज़ नहीं मिलता है, एक साथ 8, 10, 15, 20 मरीज़ मिलते हैं। और कॉलेरा और फूड पॉइजनिंग, दस्त दोनों में हो रहे हैं, उल्टी दोनों में हो रही है। परंतु कॉलेरा में 3 से 4 घंटे में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जो इसका पैखाना होता है वो चावल के पानी की तरह का होता है और बहुत ज़्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो पानी की कमी के लक्षण 3-4 घंटे में ही आने लगते हैं। इसलिए ये एक तरह की इमरजेंसी है कॉलेरा, और इसमें तुरंत
रोगी को चिकित्सालय लेके जाना चाहिए और वहाँ पे जो भी ग्लूकोज चढ़ना है या जो दवा लगनी है वो चिकित्सक द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। बहुत सारे पेचिस के मरीज देखने को मिलते हैं जिनको मरोड़ के साथ पैखाना होता है, आँव भी आने लगती है, खून भी आता है। पैखाना तो बहुत कम होता है पर बार बार जाने से कमजोरी आने लगती है, वजन कम होने लगता है, खाना नहीं खा पाते हैं तो उसका भी चिकित्सक से इलाज कराना ज़रूरी है, अपने आप ठीक नहीं होगा। इस तरह से ये जो दूषित जल या संक्रमित खाद्य पदार्थ से खाने वाली बीमारियों के होने पर बहुत ज़रूरी है कि चिकित्सक के पास जाना है। एक तो इसलिए कि अपने आप ठीक नहीं होंगी, दवा आपको लेनी ही लेनी है। दूसरा इसलिए कि ज़्यादातर ये जो बीमारी है एक दो लोगों को नहीं होगी, परिवार में 2-3 लोगों को होगी, पड़ोस में 2-4 होंगे, गांव में आपको 8-10 मिल जाएंगे। जिसने भी वो खाना खाया है उसको होगा, जिसने भी उस जल स्रोत से पानी पिया है उसको होगा। तो चिकित्सक के पास जाएंगे तो 2 काम होंगे। एक तो उससे पता लगेगा कि उसके गांव में ये बीमारी फैल रही है तो प्रशासन को सूचित करेगा, तो प्रशासन पानी का क्लोरीनेशन कराने का काम कराएगा, साफ सफाई कराएगा, जो खुले खाना जो ठेले खोमचे में बिक रहा है उसे बंद कराएगा, कट्टे फल खुले बिक रहे हैं उसे बंद कराएगा जिससे आगे और लोग परेशान न हो। उसके अलावा उस चिकित्सक को ये पता रहेगा कि ये बैक्टीरियल है कि वायरल है, एक ही मरीज को देखने से पता लग जाएगा तो आगे मरीजों का वो इलाज आराम से कर सकेगा। और उसे पता है कि इस दवा से ठीक हो रहे हैं मरीज और उसे भी पता है कितने दिन में ठीक हो रहे हैं, तो आपको ठीक होने में समय नहीं लगेगा क्योंकि वो चिकित्सक अच्छी तरह से उस बीमारी के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड है। तो चिकित्सक के पास तो ज़रूर जाना है इस तरह की बीमारियों के लिए। इसके अलावा स्वच्छ जल पीना है तो नल का पानी आप पीते हैं या इंडियन मार्क का हैंडपम्प का पानी पीजिए, शैलो हैंडपम्प का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और अगर आपके गांव में या पड़ोस में घर में 3-4 लोगों को ये परेशानी हो गई है तो कोशिश करिए पानी को या तो उबाल के पीजिए, 10 मिनट उबाल लिया फिर ठंडा करके घड़े में रख दिया, ढक के फिर पीजिए, या पंचायत में या पास की CSC PSC पे क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती हैं, वहाँ से ले आइए, 20 लीटर की बाल्टी में 1 टैबलेट डाल के और ढक के रख दीजिए, 24 घंटे पानी ठीक रहेगा, उसको पीजिए, ख़त्म हो जाए, फिर 1 टैबलेट डाल के फिर पानी साफ़ कर लीजिए, पीजिए। तो इस तरह स्वच्छ जल का सेवन करिए। खाना हमेशा गर्म और ताज़ा खाइए, खाने को हमेशा ढक कर रखिए, आसपास सफाई रखिए जिससे कि मक्खियाँ ज़्यादा ना पनपें। खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोइए। खोमचे और ठेलों पर खाना पे नियंत्रण रखिए क्योंकि नहीं पता उन्होंने वो कब बनाया है, सवेरे बनाया है कि एक दिन पहले रात को बना लिया है, ढक के भी रखा है कि नहीं, आसपास गंदगी तो नहीं है। तो खाना ही क्यों, थोड़े दिन नहीं खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठेले खोमचे पे खाना बंद करिए, कटे हुए फल बाज़ार से मत खाइए, जूस बाज़ार का मत पीजिए। घर पे भी फल और सब्जियां जिन पे फंगस वगैरह लग गया है उसे बहुत अच्छे से साफ़ करके काट के तब प्रयोग में लाइए। तरबूज वगैरह अगर काट रहे हैं बहुत जल्दी इन्फेक्शन करता है तो उसको तुरंत काटेंगे तो 1-2 घंटे के अंदर उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको रखिए मत, वो बहुत जल्दी संक्रमित होता है। इस तरह से अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो ये पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा बरसात के मौसम में नमी और उमस की वजह से जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस पनप रहे हैं उससे भी बहुत सारी त्वचा की या आँखों की तकलीफ़ें हो सकती है। सबसे पहले तो फ्लू ही होता है बरसात के मौसम में बहुत, आप सब कॉमनली जानते हैं फ्लू क्या होता है। खांसी होगी, जुकाम होगा, गले में दर्द होगा, नाक बहेगी, आँख से पानी आएगा, आँख लाल हो जाएगी, परंतु ज़्यादातर ये वायरल होता है और 3 से 5 दिन में रेस्ट से और खाने का ध्यान रखने से ठीक हो जाता है। पर हमें करना क्या है कि अपने घर के दूसरे लोगों को बचाना है, तो रुमाल मुंह पे रख के खांसिए, छींकिए और लोगों से थोड़ा दूर रहिए, हाथ बार बार धोइए और खाने पीने का ध्यान रखिए और आराम करिए। त्वचा का संक्रमण होने लगता है, फंगस वगैरह वातावरण में है, कपड़े ठीक से सूख नहीं रहे तो फंगस लग गया, कपड़ों में नमी है तो आपको दाद, खुजली ये सब परेशानियां होने लगेंगी। तो क्या करना है, एक तो रोज़ स्नान करिए, सूखे और सूती कपड़े पहनिए, नमी वाले कपड़े मत पहनिए। स्नान करने के बाद शरीर को पूरा अच्छी तरह से पहुँचिए, गीला नहीं रहना चाहिए। अपने कपड़े दूसरों को पहनने को मत दीजिए, दूसरों के कपड़े आप मत पहनिए क्योंकि किसी को भी इन्फेक्शन होगा तो एक दूसरे को आप इन्फेक्शन दे देंगे।
पानी में अगर काम कर रहे हैं खेत वगैरह में तो उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हाथों की उंगली पैरों की उंगलियों के बीच में। तो खेत से आके साबुन पानी से अच्छे से हाथ पैर धोइए, उसको खूब अच्छे से सुखाइए और उस पर वैसलीन लगा लीजिए। तो छोटी छोटी सावधानियों से आप स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपने बरसात के मौसम में बहुत लोगों की आंखें लाल हो रही हैं और बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आँख में कुछ कंकर चल रहे हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहे हैं, पलकें सूज गई हैं, सो के उठ रहे हैं तो आँख चिपक गई है, कीचड़ आ रहा है, यानी कि उसको कंजक्टिवाइटिस हो रही है और आपकी भाषा में आँख आ गई है। तो ये भी बहुत कॉमन है, और एक को हुआ तो घर के दूसरे आदमी को हो जाएगा, तीसरे को, बच्चे स्कूल गए तो बहुत सारे बच्चों को हो जाएगा। करना क्या है, आँख साफ रखनी है, आँख को खुजलाना नहीं है क्योंकि वो और नुकसान करेगा, आँख को चोट लगेगी। हाथ आँख पे बार बार नहीं लगाना है, हाथों को बार बार धोना है जिससे कि और किसी को इन्फेक्शन ना दे। जो आँख के ऊपर आप रुमाल या कुछ चीज़ से वो पहुँच रहे हैं, जो कीचड़ आ रहा है, तो उसको भी रोज़ धोइए, साफ करिए, किसी और को उसको मत इस्तेमाल करने दीजिए। काला चश्मा लगाइए, और जो भी आँख में दवा डालनी है वो किसी चिकित्सक की सलाह से लेके डालिए, अपने मित्रों के या मेडिकल स्टोर से लेके मत डालिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड वाली आँख की दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो खुजली तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है उससे, परंतु वो बाद में परेशानी भी कर सकते हैं। इसलिए आसपास जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र है तो उस चिकित्सक के पास जाइए और उससे आप दवा लेके अपनी आँखों में डालिए, और 4-5 दिन में वो आँखें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इस तरह बरसात में होने वाली बीमारियों से कुछ छोटी छोटी सावधानियों के साथ बचा जा सकता है। आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने मित्रों, पड़ोसियों व अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और इसमें आपको कोई भी शंका है आपके मन में तो अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका उत्तर ज़रूर दूंगी। और अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।